नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ करंट कैरिंग लूप। मतलब कि हमें कोई करंट कैरिंग लूप दी होगी, उसकी हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है। हालांकि इस चीज़ की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बेटे एक बार मैग्नेट लेता हूँ, जैसा कि मैं लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने किया था कि हमने एक बेटे एक बार मैग्नेट लिया था। तो उस बार मैग्नेट का यहाँ पे क्या था बेटे, यहाँ पर था हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ था साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ मैंने बताई थी उसको मैंने +m से लिखा था। सिमिलरली इसकी बेटे मैंने -m से लिखा था। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ थी साउथ पोल की वो -m से हमने उसको लिखा था। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई क्या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा m इंटू उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की, उनका पोल सेपरेशन हमने 2a मान लिया, तो भाई ये बना हमारा 2a के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो डायरेक्शन था वो कैसे था बेटे, वो था हमारा साउथ एंड से लेकर के नॉर्थ एंड की तरफ। तो ये मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन था बेटे किसके केस में, एज अ बार मैग्नेट के केस में। अब सिमिलरली अब अगर आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँ क्या कि भाई हमारे पास क्या बेटे एक करंट कैरिंग लूप है, हमारे पास क्या है एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि उसमें करंट इस तरह से दौड़ रहा है। ओके, तो डेफिनेटली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताऊं तो वो डेफिनेटली बेटे आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालोगे और वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया बेटे, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर इसमें से करंट दौड़ रहा है आई, तो मैं इसकी बेटे क्या लिखने की कोशिश करूँगा, मैं इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखने की कोशिश करूँगा। और वो किसके बराबर होगा बेटे, m जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा किसके बेटे, वो होगा इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है और इस लूप का जो एरिया बनेगा, एरिया मतलब अगर इसका रेडियस r है तो डेफिनेटली बेटे इसका एरिया बनेगा πr²। तो ये हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड था करंट कैरिंग लूप के अंदर उसको हमने लिख दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसका डायरेक्शन का, तो ज़रा ध्यान से देखो बेटे, मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है ना वो साउथ एंड से नॉर्थ एंड की तरफ होता है। ठीक है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है। अब अगर मैं इस करंट का अगर मैं ऊपर वाला फेस देखूँ तो मुझे वो किसकी तरह बिहेव नज़र आया बेटे, वो मुझे नज़र आएगा नॉर्थ पोल की तरह ऐसे। और जो नीचे वाला एंड होगा, नीचे वाला जो एंड होगा बेटे वो आपको नज़र आएगा साउथ की तरह। तो इसका मतलब क्या है, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो यानी कि इसका भी बेटे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा बेटे, साउथ से नॉर्थ। तो नीचे तो साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, तो वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा इसका। किसकी तरफ होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटे, किसकी फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर मान लिया जाए कि भाई ये आई है, इसको मैं कितना मानता हूँ बेटे, ए मान लेता हूँ। ए क्या है, एरिया ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो मैं उसके वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो बेटे जरा ध्यान से, m वेक्टर इक्वल टू करंट फ्लो इनटू, मैं यहाँ लिख दूँ बेटे क्या, एरिया वेक्टर। अब जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन पता कैसे है बेटे, उसका जो डायरेक्शन है कैसे निकालोगे आप। एरिया बेसिकली मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बता दिया था कि भाई एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक तो प्लेन एरिया होता है, एक क्लोज एरिया होता है। तो प्लेन एरिया की जो डायरेक्शन आप चूज़ करते हो वो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप उसको किसी भी तरफ चूज़ कर सकते हो प्लेन के केस में। बट अगर मैं बात करता हूँ क्लोज सरफेस के केस में, तो क्लोज सरफेस के केस में बेटे जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही सरफेस के बाहर की तरफ आती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। तो ज़रा ध्यान से सुन, अगर इसका मैं एरिया वेक्टर बेटे में करंट की डायरेक्शन को देखते हुए डिफाइन करूँ तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है बेटे, तो एरिया वेक्टर कैसे है इसका, बाहर की तरफ है। तो उसी डायरेक्शन में क्या हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। यानी कि जो डायरेक्शन हम एरिया वेक्टर की चूज़ करेंगे वही डायरेक्शन हमारा किसका बन जाएगा बेटे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। और एरिया की डायरेक्शन आप कैसे चूज़ करो बेटे, इस करंट की डायरेक्शन को देखते हुए। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा ऊपर की तरफ है ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटे क्या कि भाई अगर सिमिलरली अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कि जो लूप है ना बेटे वो उसके अंदर करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है, आई करंट हमारा यहाँ फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुन कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटे वो कैसे होगा, वो अंदर की तरफ होगा। राइट हैंड कर्ल रूल से आपने निकाल दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है बेटे, साउथ से नॉर्थ। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो मैं
इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि भी करंट इसमें कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका जो ऊपर वाला फेस होगा वो साउथ एंड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे? साउथ एंड की तरह। और नीचे वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह। तो जो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो मतलब ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, तो जो डायरेक्शन बनेगी वो नीचे की तरफ ही बनेगी। किधर बनेगी बेटे? वो नीचे की तरफ ही बनेगी। ठीक है, तो उसको मैं फिर से लिख दूँ बेटे, क्या? m बराबर आई इंटू में ए वेक्टर, m बराबर आई इंटू में बेटे ए वेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली अगर तू ध्यान से देखे ना, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर आई बेटे? अब की बार मैंने उसको देखा है करंट की साइड से, तो करंट इस तरह से घूम रहा है। तो जो एरिया वेक्टर होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और वो नीचे की तरफ होगा। जो किसकी डायरेक्शन में बना हमारा, जो किसकी डायरेक्शन में बन रहा है बेटे? जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो बेटे, क्या कि जो डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की बनती है ना, वही डायरेक्शन हमारे किसकी बनती है बेटे? मैग्नेटिक डायपोल की बनती है। जरा देख कि भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटे? बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ ही क्या है? हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। सिमिलरली करंट आप कैसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो डेफिनेटली बेटे मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन भी किस तरफ बेटे? अंदर की तरफ है। ठीक है, इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी थी, क्या? मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ओके, अब इसके बाद बेटे हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बेटे एटम मतलब एटम के अंदर घूमते हैं ना, तो उसकी भी हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है। अब आप लोगों को मालूम है, जैसा कि आप लोगों को मालूम बेटे कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर पर कौन होता है बेटे? न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटे वो डेफिनेटली रिवॉल्व करता रहता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब मैंने माना है कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटे उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है बेटे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे ये बहुत ही फास्टली रिवॉल्व करता है। मैंने आपको एक बार विजुलाइज कराने की कोशिश की थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लगभग 500 मीटर के रेडियस का चक्कर लगाता है इस न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी समझाई थी। अब इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है बेटे। अब अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ना तो डेफिनेटली बेटे क्या कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटे एक करंट पैदा हो जाएगा इस लूप के अंदर। क्या पैदा हो जाएगा बेटे? करंट पैदा हो जाएगा इस लूप के अंदर बेटे। और इस करंट की वजह से इस एटम की भी क्या बन जाएगी भाई? इस एटम की भी क्या बन जाएगी बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है? एज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और उसी को ही हमने क्या करना है बेटे? कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस एटम के ऑर्बिट में घूम रहा है। किस में घूम रहा है बेटे? ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ऑर्बिट में घूमने की बजाय से, दोबारा सुन, ऑर्बिट में घूमने की वजह से ना जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम के किस में घूम रहा है बेटे? ऑर्बिट में घूम रहा है। अब उसकी वजह से जो बेटे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है ना उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं म्यू इंटू में स्मॉल एल से। मतलब ये म्यू है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटे? स्मॉल एल लिख दिया। और बेसिकली ऑब्वियस ही बात है ये कैसी क्वांटिटी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन कि मुझे मालूम है, अगर मैं पहले मैग्नीट्यूड की बात करूं, अब देखो करंट बेटे ऐसे घूम रहा है तो डेफिनेटली इस करंट बेटे कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो आपको मालूम है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है आई इंटू एरिया वेक्टर के अराउंड में। तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा या फिर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन किसका माना जाएगा बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का माना जाएगा। बट एटम वाले केस में उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं म्यू इंटू एल से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ बेटे? म्यू इंटू एल से लिखता हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुन क्या कि भाई साहब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड पहले लिखता हूँ ना बेटे, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, तो मैंने मैग्नीट्यूड के ऊपर वेक्टर डाला तो मतलब मैग्नीट्यूड ही है वो आई कितना होगा भाई इसके अंदर? अच्छा, पहले तो उसका मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर ये किस में घूम रहा है बेटे? स्मॉल आर रेडियस के अंदर घूम रहा है, तो करंट तो एरिया कितना बनेगा इसका? डेफिनेटली वो बनेगा बेटे कितना? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कितना करंट घूम रहा है बेटे? करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना भाई? चार्ज कितना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? वो है स्मॉल ई।
डिवाइड बाय में। ये अपना पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम ले रहा है। अगर तू मान ले इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है बेटे, v है, कितनी है, v है, तो ये जो टाइम लेगा पूरा एक चक्कर करने के लिए वो कितना लगेगा बेटे, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना बना भाई वो 2 पाई स्मॉल r डिवाइडेड बाय में स्मॉल v। तो इस टाइम को मैंने यहाँ पुट कर देना, क्योंकि जो करंट होता है बेटे वो कहता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली जो करंट आएगा वो किसके बराबर है बेटे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और टाइम तुम्हारा कितना है, वो है 2 पाई स्मॉल r अपॉन v। वो v यहाँ भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो तू क्या अगर भाई तेरे पास कितना आंसर आया, e इंटू में v डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू में स्मॉल r। पाई ने पाई को मार दिया, एक आर को मार देगा। तो तेरे पास जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है उसका जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना बेटे, वो आया ई वी आर डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को बेटे ये बात तो मालूम है, आप ऐसा कीजिए, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। कितनी माना हमने इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आप लोगों को मालूम बेटे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, ज़रा ध्यान से सुन, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है और उसकी रफ्तार कितनी है बेटे, v रफ्तार है, और उसका जो ये वेक्टर है वो कौन सा बेटे, r वेक्टर है, और उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना बेटे, v वेक्टर है, कितना भाई, v वेक्टर है। तो उसका बेटे एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम को याद कीजिए, हम किससे लिखते थे बेटे, कैपिटल L से लिखते थे उसको। किससे लिखते थे, कैपिटल L से। वो किसके बराबर होता था, वो बराबर होता बेटे r क्रॉस p के बराबर, r क्रॉस p के बराबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब r क्या बेटे, उसका पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का, p क्या बेटे, उसका लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है m इंटू वी के बराबर। किसके बराबर होता है बेटे, m इंटू वी के बराबर होता है। मतलब अगर मैं लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुन, इसको मैं बेटे लिख सकता हूँ कितना बेटे, लीनियर मोमेंटम को लिखूँगा मैं m इंटू वी। तो मास तो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, वो आ जाएगा बाहर। तो कितना बना भाई, वो बना m इंटू आर क्रॉस वी बन जाएगा भाई। वो कितना बनेगा, r क्रॉस वी। अब अगर तू बेटे ज़रा ध्यान से सुन कि r क्रॉस वी मतलब वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको, वो देगा इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा बेटे। किसकी देगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा, किसकी, कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, r क्रॉस वी। तो आप क्या कीजिए, v वेक्टर आपका इस तरह से है भाई, बहुत बढ़िया। और जो आपका r वेक्टर है वो किस तरह बेटे, वो है ऐसे। मैंने क्या करा, इस r वेक्टर को उठा करके ना इसके साथ मिला दिया, क्योंकि जब भी मुझे डायरेक्शन देखनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों वेक्टर की टेल मिला देता हूँ। तो जब आप टेल मिलाओगे और आप r क्रॉस v करोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा वो डेफिनेटली किस तरफ आएगा बेटे, अंदर की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। जबकि अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखता हूँ वो कैसे आ रहा है बेटे, वो बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो आप करंट की हेल्प से आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लीजिए, या फिर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी बनने वाली है, वही डायरेक्शन किसकी बनने वाली है बेटे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि इसकी बनने वाली है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन, इसमें बेटे ऐसे घूम रहा है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो उसका वी वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर आप उसका ऐसे बना लीजिएगा भाई, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं एंगुलर मोमेंट, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुन, आर और वी के अंदर बेटे कितना एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर भी कितना बन रहा है बेटे, 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो r इंटू वी करोगे तो r का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90, तो वो कितना बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा साइन 90 होता है 1। तो तेरे पास जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, l का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटे, l का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको मैंने कितना मान लिया, l ही मान लिया। वो किसके बराबर है बेटे, वो आएगा m v r के बराबर आएगा। तो देख सेम केस है, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है बेटे, एंगुलर मोमेंटम है ना, उसको मैं स्मॉल l से लिख देता हूँ इस वाले केस में। और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एम वी इंटू स्मॉल आर के बराबर आएगा। ये तो जनरल केस ले लिया मैंने कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v रफ्तार से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस तरह से निकलेगा, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। सिमिलर वे में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो पार्टिकल ही है, उसका मास कितना बेटे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर तो है। तो इस वाले केस में भी क्या बनने वाला बेटे, कि जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो किसके बराबर बन जाएगा, एम वी आर के बराबर बन जाएगा। तो ज़रा ध्यान से सुन, मैंने क्या करा बेटे, एल जो आया हमारा किसके बराबर आया, वो आया हमारा पास एम वी आर के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, एम वी आर के बराबर आ गया। इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए बेटे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। म्यू एल डिवाइडेड बाई में एल इक्वल टू, तो किसके बराबर आए बेटे, ये आएगा ई वी आर डिवाइड बाई में 2, और यहाँ से एम वी आर
देखिए वी आर ने वी आर को मार दिया तो तेरे पास आंसर आया कितना बेटे, ई डिवाइड बाई में 2m। अब ना इस इक्वेशन की खास बात क्या है, इस इक्वेशन की ज़रा खास बात ध्यान से सुनिए बेटे, क्या म्यू एल डिवाइड बाई में एल वो किसके बराबर आ रहा है, ई डिवाइड बाई में 2m के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 क्या बेटे 3 है। इस इक्वेशन की खास बात ये है बेटे क्या कि देखो ई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इस ये आपके पास क्या आ गई बेटे, एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। क्या आ जाती है, कांस्टेंट टर्म आ जाती है। और इस कांस्टेंट टर्म को आप लोग बोलते हो जायरोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हो इसको बेटे, जायरोमेट्रिक रेशियो बोल देते हो बेटे। क्या बोलते हो इसको, जायरोमेट्रिक रेशियो बोल देते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कांस्टेंट टर्म है। क्या ये कांस्टेंट टर्म है आपके लिए। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटे, वो होता है 8.8 इंटू 10 की पावर 10। चार्ज की यूनिट क्या बेटे, कूलम है। मास की यूनिट क्या है, पर किलोग्राम है। अब इसकी एक खास बात है बेटे कि एक रेशो है। अब आप क्या करते हो बेटे, आप कोई सा भी एटम पकड़ लीजिए, आप कोई सा भी एटम पकड़ लीजिए, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन ले लीजिए जो कि उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, उसका बेटे मैं क्या निकालता हूँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालता हूँ। और उसी वाले इलेक्ट्रॉन का मैं क्या निकालता हूँ बेटे, एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ। उन दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो हमेशा ही कितना आएगा, E/2m आएगा। कितना आएगा बेटे, E/2m आएगा। और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटे, जायरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो मतलब एक स्पेशल चीज़ है भाई ये। ठीक है, ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। ठीक है, आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लीजिएगा, किसी भी एटम का कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लो और उसका क्या निकालो बेटे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो। उसको डिवाइड कर दो किससे बेटे, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो हर बार आपके पास आंसर क्या आएगा, E/2m आएगा। और ये बेसिकली क्या बेटे, एक फिक्स टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, जिसको हमने स्पेशल नाम दे रखा, क्या दे रखा बेटे, जायरोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है, वो है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर किलोग्राम। अब इसके बाद बेटे हम आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे ध्यान सुनो, ये क्या भाई, ये तेरा पास म्यू एल है, इक्वल टू किसके बराबर आया, E/2m के बराबर। मैंने यहाँ क्या करा, L से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इस L को मैं इधर ले गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से सुनिए, जो E है ना उसके ऊपर चार्ज कितना बेटे, अब इसको किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और म्यू एल भी बेटे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट जरा ध्यान से देख, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटे, अपोजिट है। तो उस अपोजिट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। एक्चुअली जो माइनस साइन आता है ना, हम यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो माइनस साइन आया है वो इस वजह से आया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके ऊपर चार्ज कितना बेटे, माइनस के E है। तो जो रियल रिलेशन है किस किस के बीच में बेटे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में, यानी कि आपका म्यू एल है वो बराबर होता है -E/2m इंटू में क्या बेटे, एल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटे जो हमारा रियल रिलेशन है वो क्या है भाई, वो है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो जो म्यू एल का डायरेक्शन है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है बेटे, वो बाहर की तरफ है। ठीक है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारा एल है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, जो कि मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो उसी वजह से क्या बेटे, ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ये हमारा क्या है, जायरोमेट्रिक रेशियो है। अब जरा ध्यान से सुन, जो हमारे बोहर अंकल थे, बोहर, आपने ना कभी बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था, उसके अंदर उसका जो सेकेंड पास्टुलेट था उसमें उसने क्या बोला था, उसमें उसने बोला था बेटे क्या कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे बोहर अंकल थे उसने बोला था बेटे क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। किस में घूमते हैं बेटे, डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेगा। दोबारा सुन, जो सेकंड की कहानी थी, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटे, वो होगा h/2π के। ठीक है, h क्या, एक प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या बेटे, एक प्लैंक कांस्टेंट है। 2π क्या, एक कांस्टेंट है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई जो उसका इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेगा बेटे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए बेटे कि जहाँ पर भी ना हम क्या करते हैं, देखो ये n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बेसिकली। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये कहाँ जा रहा है बेटे, n तक जा रहा है। ठीक है, और ये h/2π क्या बेटे, एक मल्टीपल है। तो बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम बेटे इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके बेटे, h/2π के। तो जहाँ पर भी ना
जहाँ पर भी बेटे फिजिक्स में ये टर्म आती है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, तो वहाँ पर ना आप लोग क्या करते हो, आप लोग बेटे क्वांटम फिजिक्स में घुस जाते हो। कौन सी फिजिक्स होती है बेटे? वो क्वांटम फिजिक्स होती है। फर्स्ट चैप्टर में तूने पक्का पढ़ा है कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें क्या था कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर, वो बेटे इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज का। तो ये भी किसकी बात हो रही है बेटे? क्वांटम की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या, जो बोर ने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया था ना, उसने क्वांटम फिजिक्स के बेस पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो देखो अब जरा ध्यान से सुनो कि जो एंगुलर मोमेंटम है बेटे वो किसके बराबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो पक्का इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज कीजिए कि भाई आपको मालूम है, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके बाद बेटे सेकंड ऑर्बिट है, उसके बाद क्या बेटा ये थर्ड ऑर्बिट है, इस तरह से हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना बेटे 1 है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना 2 है, n का वैल्यू कितना बेटे 3 है। तो ध्यान से सुन, अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा बेटे? h/2π। जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा बेटे? वो होगा 2 × h/2π। जो थर्ड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा बेटे? 3 × h/2π। तो कहने का मतलब उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुन, मैंने एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। कितनी पुट कर दी बेटे? एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो E/2m, अब एल की वैल्यू कितनी है भाई? वो है n × h/2π, n × h/2π। अब जरा ध्यान से सुन, ये आया तेरे पास म्यू एल, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से सुन, ये EH/ ये बना हमारे पास 4πm, कितना बना बेटे? 4πm इंटू में n। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन, फिर से कोई कहानी दोबारा से बनने जा रही है कि बेटे किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होगा ना, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना, दोबारा सुन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना, वो पक्का बेटे इस वाली टर्म का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस वाले टर्म का क्या होगा बेटे? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो n क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या एक कांस्टेंट टर्म है, देख E भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बेटे, ध्यान सुनियो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं ना, उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो बेटे इस वाली टर्म का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इस टर्म को हम पता क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं बेटे बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको बेटे? बोर मैग्नेटॉन। यानी कि बेटे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, कितना होगा? EH/2πm होगा। उसके बाद बेटे जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ गए। तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? वो होगा 2 × EH/4πm। जो इलेक्ट्रॉन बेटे थर्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? EH/4πm इंटू में 3। ठीक है, तो मतलब वो इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये एक तरह से क्या बेटे? बोर मैग्नेटॉन एक कांस्टेंट टर्म है और इसका जो वैल्यू होता है वो तो बेटे कितना? 9.27 इंटू 10⁻⁻27। ये तो बेटे इसकी नोट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर सॉरी। और इस वाली टर्म को बेटे लिखा जाता है, देखिए ये म्यू एल है आपका, ये क्या भाई? ये म्यू एल है। ये किसके बराबर है बेटे? ये आपके पास आता है म्यू बी, इसको लिखता हूँ बेटे मैं म्यू बी से। और ये किसके बराबर बेटे? n है। तो कहने का मतलब यही है क्या कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे, वो हमेशा ही इस बोर मैग्नेटॉन का ना इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो आप लोग इस बात को ज़रा ध्यान से लिख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी टर्म आएगी ना इंटीग्रल मल्टीपल, तो उसका मतलब ये होता है कि आप भाई क्वांटम फिजिक्स में घुस चुके हो। तो वो जो फिनोमिनन है वो केवल क्वांटम फिजिक्स ही एक्सप्लेन कर सकती है उसको। ठीक है, हमारे पास दो तरह की फिजिक्स होती है, हालांकि एक तो क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक क्वांटम फिजिक्स होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी बेटे इंटीग्रल मल्टीपल टर्म आएगी ना किसी भी चीज़ की, तो पक्का वो क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है वहाँ पे, चाहे वो कुछ भी चीज़ है बेटे वो। ठीक है, एनीथिंग है वो। अब आपको ये भी बात भी मालूम है बेटे कि इलेक्ट्रॉन ना ऑर्बिट में तो घूमता है, साथ साथ वो अपनी स्पिन के ऊपर भी घूमता है। ऐसा मान ले कि भाई ये अर्थ है और ये क्या कौन है बेटा? जो न्यूक्लियस है उसका सन है। तो जो
अर्थ है बेटे वो सन के चारों तरफ घूम ही रही है, मतलब उसके ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। साथ साथ बेटे वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन कर रही है, मतलब अपने अराउंड में भी स्पिन कर रही है। तो उस स्पिन होने की वजह से, उस स्पिन होने की वजह से भी ना बेटे उस इलेक्ट्रॉन का क्या आता है, एक उस स्पिन होने की वजह से बेटे इलेक्ट्रॉन का क्या आता है बेटे, एक अलग से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटे, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल बोल देते हैं उसको, या फिर स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, आप कुछ भी दे देते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटे, ठीक है। या आप उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो बेसिकली ना लगभग और लगभग इसी रिलेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ बेटे किससे, म्यू एस से। तो ये म्यू एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है वो है ये। और ये किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है माइनस ई बाई 2m इंटू बेटे एस। अब आप बोलोगे सर एस क्या है, जैसे बेटे एल हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, क्योंकि वो ऑर्बिट के अराउंड में होने की वजह से आ रहा था, तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। तो सिमिलरली एस क्या बेटे यहाँ पे आपका ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटे, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूमता है उसका जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उसका जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बेटे, उसको अपन म्यू से लिखते हैं, वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। किसका सम होता है बेटे, इन दोनों का वेक्टर सम होता है, यानी कि म्यू एल वेक्टर प्लस में म्यू इंटू में एस वेक्टर बेटे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ज़रा ध्यान से सुनो बेटे, क्या कि ये जो रिजल्ट आया ना हमारे पास, ये क्लासिकल फिजिक्स की वजह से रिजल्ट आता है बेटे। ये वाला जो रिजल्ट निकाला ना हमने, ये हमने क्लासिकल फिजिक्स की वजह से रिजल्ट निकाला है। बट जब क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ना, यहाँ पे बेटे क्या होता है कि एक फैक्टर और ऐड हो जाता है, कितने का बेटे, 2 का। तो मतलब जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये क्लासिकल फिजिक्स के कंपैरेटिवली डबल हमें स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देता है, या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देता है बेटे, वो डबल देता है उसका, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ बेटे कितना, ई बाय, मतलब इसको लिखना चाहूँ ना, तो कितना लिखूँ बेटे, देखो अगर मैं ई बाय 2m, मैंने माइनस ले लिया कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बेटे, यहाँ पर आएगा आपके पास क्या, एल वेक्टर प्लस में 2s वेक्टर, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो आपके पास ये टर्म आती रहेंगी, मतलब बेसिकली उन दोनों का वो वेक्टर सम होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया।